हरिओम नमो नमः। नमस्कार भाइयों, आज हम संस्कृत के व्याकरण में संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि संधि क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लें। संधि अर्थात किन्हीं दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का आपस में मिलना, जुड़ना, यानी संधि होना। जैसे संधि यानी जैसे ये अंगुली है, अंगुली के साथ नाखून जुड़ा हुआ है, तो अंगुली और नाखून का योग हुआ, ये एक संधि हो गई। संधि शब्द क्या है? तो संधि शब्द की उत्पत्ति समोपसर्ग, दा धातु, सु विभक्ति और की प्रत्यय के योग से हुई है। समोपसर्ग, दा धातु, सु विभक्ति, की प्रत्यय के योग से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब देख लेते हैं हम संधि होती क्या है। तो संधि, जैसे हमने एक मकान का निर्माण किया, तो मकान को बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की, किन किन चीजों की संधि हुई? तो बजरी प्लस ईंट प्लस सीमेंट प्लस पानी बराबर मकान, संधि हुई ना। अब अकेला मकान एक खड़ा है तो उसको कोई नहीं कह रहा ये ईंट खड़ा है, ये ईंट पड़ी है, यानी सब लोग कहते हैं मकान, ये बजरी है, ऐसा नहीं कहते हैं, ये मकान है। जब तक मकान के अंदर इन सब वस्तुओं का योग नहीं हुआ था, यानी ईंट अकेली पड़ी थी तो ऐसा कोई नहीं कह रहा था कि ये मकान है, या बजरी अकेली पड़ी थी तब तक ये कोई नहीं कह रहा था कि ये मकान है। जब इन सब प्रकार की चीजों का आपस में योग हुआ तो क्या बना? एक मकान बना, और इन मकान में सब चीजों की क्या होगी? संधि होगी। इसी प्रकार जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय के अंदर भी क्या है? पानी, हमने मिलाया पानी, फिर क्या मिलाया? प्लस दूध, पानी प्लस दूध प्लस चाय पत्ती है, प्लस उसमें क्या मिलाया? चीनी यानी शक्कर। इन चार प्रकार की सामान्य चीजों के मेल से बराबर क्या प्राप्त हुआ? चाय। क्या प्राप्त हुई हमें? चाय। यही संधि है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग अर्थ वाली चीजों के योग से, योग होने पर, उनके मिलने पर जब तीसरे प्रकार की चीज का निर्माण होता है, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से जिनमें संधि हो सकती है, अर्थात सार्थक हो, ऐसी दो अलग अलग चीजों के मेल से जब तीसरे प्रकार की चीज का निर्माण होता है, वही संधि कहलाता है। ये तो मोटा मोटी बात हमने समझी कि संधि क्या है। अब संधि व्याकरण के अंदर भी संधि होती है, यानी वर्णों में भी संधि होती है। तो वर्णों में संधि कैसे होती है, इसके बारे में आज हम थोड़ा ज्ञान करेंगे। पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? तो संधि शब्द की परिभाषा पाणिनीय व्याकरण के अनुसार वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि, या वर्ण यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके। संधान कहते हैं सांधना, आपस में जोड़ना। वर्णों को सांधने की जो क्रिया है वो संधि कहलाती है। या फिर हम दूसरे प्रकार से, जब पाणिनि जी ने जो व्याकरण के अंदर परिभाषा दी है, पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता का मतलब क्या है? यानी बहुत ही निकट, बहुत ही पास में से, सन्निकर्ष अर्थात एकदम निकट से जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं वो संधि कहलाती है, उसी को ही संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्याकरण में संधि का क्या महत्व है और संधि होती कितनी है प्रकार की है।
तो व्याकरण के अंदर संधि है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक व्याकरण में संधि नहीं होगी, वर्णों के अंदर, शब्दों के अंदर संधि नहीं होगी, तब तक उनका अलग से अर्थ नहीं निकलेगा। पहली बात यह है, यानी हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से शब्द अलग अलग प्रकार के अन्य शब्दों के मेल से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है या ये शब्द बना है। पहली मोटी बात है। दूसरा है वर्णों के उच्चारण में, संस्कृत में लंबे लंबे शब्द आते हैं तो उच्चारण में हमें दिक्कत होगी। जब उच्चारण को ठीक करना चाहेंगे तो उस बड़े शब्द को तोड़ने के लिए संधि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी शब्द को तोड़ करके अलग अलग भागों में डिवाइड करके, बांट करके, और हम उसको जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में पढ़ने में आसानी होगी। और जब 3-4 अलग अलग शब्दों को जब मिला लेंगे तो फिर हमें पहले उन शब्दों का अलग अलग उच्चारण करेंगे संधि के हिसाब से तोड़ करके, फिर उनको साथ मिला करके जब एक साथ पढ़ेंगे तो संस्कृत के उच्चारण को करने में हमें आसानी होगी। संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है? तो संस्कृत में पाणिनि, भगवान पाणिनि ने संधि है वो 5 भेद बताए संधि के। कितने भेद बताए? 5। लेकिन 10वीं तक की जो संस्कृत की व्याकरण है उसके अंदर केवल 3 भेदों का उल्लेख है, और आज हम 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है भेद अच, अच संधि। अच का मतलब होता है स्वर, ये पहला भेद है संधि का। दूसरा भेद है हल, अल संधि। अल का मतलब होता है व्यंजन ना। तीसरा भेद है विसर्ग। विसर्ग को संस्कृत में विसर्ग ही कहते हैं, यानी अयोगवाह वर्ण। अच, हल और विसर्ग, इस 3, वैसे संध्या होती 5 है मूलतः, लेकिन हमारे 10वीं तक की जो संस्कृत के व्याकरण को पढ़ रहे हैं हम अभी, उसके अंदर संधि 3 प्रकार की ही मानी है। बात करते हैं अच संधि की। तो अच संधि की बात करेंगे तो पहले हमें ध्यान करना होगा अच यानी क्या। तो सीधा लिखा हुआ है आगे स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अब स्वरों को अच क्यों कहते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए आप। स्वरों को अच इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान पाणिनि ने जो 14 महेश्वर सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के अंदर सूत्र क्रमांक 1 से लेकर के 4 तक, अर्थात पहला जो सूत्र है उसके पहले वर्ण से चौथे सूत्र के अंतिम वर्ण तक, अर्थात पहला सूत्र है अयोंग, दूसरा है रेलरिक, चौथा है एयोंग, तो तीसरा है एयोंग और चौथा है अयौच। तो ए से शुरू होगा और चौथे के अंत में क्या आया? च। अर्थात ए से लेकर के च तक के जो वर्ण है वो सभी अच कहलाते हैं। अच का मतलब स्वर होता है, अर्थात ये अच एक प्रत्याहार है। अच का मतलब संस्कृत के सभी स्वर, ये स्वरों के आपस में जोड़ने और तोड़ने की जो क्रिया है वो संस्कृत में अच संधि के नाम से जानी जाती है। अच संधि के कितने भेद हैं? तो अच संधि के कुल भेदाः, अच संधि के भेद कितने हैं? तो अच संधि के 8 भेद माने गए। कितने? 8। पहला है दीर्घ, दूसरा है यण, तीसरा है गुण, चौथा है अयादि, पांचवा है पररूप, छठा है पूर्व रूप, सातवां है वृद्धि और 8वां भेद है वह है परस्य वर्ण। परस्य वर्ण
हिंदी की व्याकरण में हम देखते हैं कि दीर्घ संधि के बाद गुण संधि आती है, लेकिन संस्कृत में दीर्घ के बाद यण आती है। पहले अपन एक बार इन भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो भेद दीर्घ इस अच संधि के 8 भेद माने गए हैं। 8 भेदों के बारे में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा स्वर अर्थात दो छोटे स्वरों के परस्पर मेल से, दो छोटे छोटे स्वर या दोनों बड़े स्वर या एक छोटा और एक बड़ा स्वर, कहने का मतलब है एक ह्रस्व स्वर या एक दीर्घ स्वर या दोनों दीर्घ स्वर या दोनों ह्रस्व स्वर जब आपस में मिलेंगे परस्पर तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ए के साथ जब हमने ए जोड़ा तो उत्तर क्या आएगा? आ आएगा। इसी प्रकार आ के साथ ए जोड़ोगे तब उत्तर क्या आएगा? आ के साथ आ जोड़ोगे तब उत्तर क्या आएगा? आ ही आएगा। कहने का तात्पर्य है येन कैन प्रकार उत्तर क्या आना चाहिए? एक दीर्घ स्वर आना चाहिए। इसी प्रकार 3 जो मूल स्वर है ए ई उ और रे 4, यही संक्रिया ए के साथ होती है, यही संक्रिया उ के साथ होती है और यही रे के साथ होती है। क्योंकि पिछली जो वीडियो में जब मैंने बनाया था तब बताया था कि संस्कृत में रे का भी दीर्घत्व होता है। केवल रे एक ऐसा मूल स्वर है जिसका दीर्घत्व नहीं होता है, बाकी रे का दीर्घत्व होता है। तो ये जो 4 मूल स्वर है अ ई उ रे, इनका दीर्घत्व जिन जिन स्वरों का होता है वो दीर्घ संधि में आता है। वैसे री है वो भी मूल स्वर है, लेकिन उसका दीर्घत्व नहीं होने के कारण उसको दीर्घ संधि में स्थान नहीं मिला है। इन सब के परस्पर मेल से एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा और यही संक्रिया दीर्घ संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के लिए अपन मानते हैं जैसे राम प्लस आज्ञा। साधारण एक सीधी सी बात है, राम प्लस आज्ञा। अब इसी को ध्यान में रख करके जो हमने पढ़ा था उसके आधार पर देखते हैं राम प्लस आज्ञा। तो मैं के अंत में क्या आया है? अगर मैं को हम अलग राम शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे तो रे के अंदर क्या मिला हुआ है? आ। उसी प्रकार मैं के अंदर क्या मिला हुआ है? ए। तो अंत में क्या आया? ए आया। राम के म में ए आया और प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद क्या है? आ है। ए और आ के मेल से हम क्या करेंगे? आ का निर्माण करेंगे। अर्थात ये शब्द क्या बनेगा? रामाज्ञा। क्या बनेगा? रामाज्ञा। रामाज्ञा। एक आ जो था यहाँ, इस आ का लोप इसमें आकर के हो गया, यानी ये आ इसमें मिल गया। धन के चिन्ह के दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ जब स्वर हो वो संधि अच संधि कहलाती है। बस साधारण बात याद रखनी हमें। प्लस के जब दोनों तरफ, यानी ये प्लस का चिन्ह है, इसके दोनों ओर जब कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो समझना चाहिए वहां कौन सी संधि होगी? अच संधि होगी। ये बात याद रखना। अच संधि कब होगी? जब प्लस के दोनों ओर कोई भी स्वर हो तो सदैव अच संधि ही होगी। ये दीर्घ संधि आपको थोड़ा ध्यान में आई होगी, अच संधि ध्यान में होगी। अच संधि के दूसरे भेद की बात करते हैं। अच संधि का दूसरा भेद, अगला भेद, अर्थात अभी हमने दीर्घ को पढ़ा यण संधि। यण दीर्घ संधि को अगर हमें परिभाषा मैंने दी नहीं है, हमें अगर इस बात को याद रखना है कि दीर्घ संधि कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे देता हूं। दीर्घ संधि के लिए ये सूत्र,
अगर दीर्घ संधि हमें याद नहीं रहती है कि कैसे पढ़ेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो दीर्घ के लिए सूत्र है पाणिनि जी की व्याकरण में अक सवर्ण दीर्घ। ये सूत्र हमें सदैव याद रखना है। अक सवर्ण दीर्घ, ये बात हमें सदैव याद रखनी है। जब तक हमको ये बात याद रहेगी तब तक हम दीर्घ संधि को भूलेंगे नहीं। अब अक सवर्ण दीर्घ क्या है, इसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए। आगे जाने से पहले मैं फिर वापस बैठ जा रहा हूं। अक सवर्ण दीर्घ क्या है? अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। जैसे हमने अच का प्रत्याहार बना था ऐसे लेकर के च तक, वैसे अक भी क्या है? प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार कैसे है? तो पहले मैं चारों जो पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र उसके 4 सूत्र लिख देता हूं। अभी हम संधि के अंदर ये पढ़ रहे हैं। तो अयुण, दूसरा सूत्र है रेंद्रिक, तीसरा सूत्र है एवं, और चौथा सूत्र है आई औच। ये एक बार थोड़ा सा हमें ध्यान में आ जाए, ये पाणिनि के जो महेश्वर के सूत्र है जिसके ऊपर संस्कृत की पूरी व्याकरण के वो है। तो अभी हम पढ़ रहे थे अक क्या है? तो ऐसे लेकर के क तक के वर्ण, ये क्या कहलाते हैं? अक। अभी मैंने बताया था आपको, इसके अंदर चारों ऋस्व स्वर है, ए ई उ और रे, ये चारों ऋस्व स्वर आएंगे। दृ क्यों नहीं आ रहा है दीर्घ संधि में? क्योंकि दृ का दीर्घत्व नहीं हो रहा है, इसलिए दीर्घ संधि में नहीं आता है। दृ है मूल स्वर, लेकिन दीर्घ संधि में इसकी गणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका दीर्घत्व नहीं है, और दीर्घ संधि में सदैव किसी भी स्वर का दीर्घत्व चाहिए। तो ऐसे लेकर के और क तक के वर्ण है वो सवर्ण यानी समान, एक जैसे। ए के साथ ए नहीं मिलेगा, ए के साथ ए ही मिलेगा, या ई के साथ ऊ नहीं मिलेगा, ई के साथ ई ही मिलेगा, रे के साथ री ही मिलेगा, न कि ए ई ऊ रे ये मिलेंगे। रे के साथ री ही मिलेगा। वो आपस में सवर्ण समान मिलने पर एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ये इस सूत्र की परिभाषा है। इसी प्रकार यण संधि को हम पढ़ लेंगे एक बार। यण क्या है? तो यण संधि के अंदर पहले सूत्र को देखेंगे तो थोड़ा मेरे हिसाब से ठीक से याद रहेगा। सूत्र को जब देखेंगे तो यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। इको क्या है? तो वही दीर्घ वाली सेम ही बात है, अक वाली इको, इक। ए से लेकर के क तक इक, ए से लेकर के क तक अक, ई से लेकर के क तक इक, यणचि। अर्थात ई से लेकर के क तक के वर्ण 1 2 3 4, आप इसको मान रहे होंगे इसकी गणना होगी नहीं। 1 2 3 4 यण वर्ण कितने होते हैं? य व र ल, 4 व। इसमें स्वर कितने हैं? 1 2 3 4। यानी इन चारों के आपस में मेल से परस्पर मेल होगा इन चारों का, तो क्या बनेगा? यण वर्ण। यण का मतलब होता है य र ल व, ये यण वर्ण कहलाते हैं। अर्थात एक प्रत्याहार के अंदर वाले जो वर्ण है वो आपस में जब मिलेंगे तो एक यण वर्ण का निर्माण करेंगे। अब ये कैसे होगा? तो इको यणचि यानी यण वर्ण बनेंगे कैसे? तो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले 1 नंबर पर ई को ही जोड़ते हैं। अगर ई के साथ दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था समान, लेकिन यण के अंदर समान नहीं है। ई के साथ सबसे पहले ए को जोड़ते हैं। ई के साथ ए को जोड़ा तो क्या मिलेगा? ये। दूसरे नंबर पर ई के साथ दूसरा स्वर ई के बाद क्या है? ऊ। ऊ के साथ जब आप ए को जोड़ोगे
ऊ के साथ ए का मेल करोगे तो क्या बनेगा व। तीसरा री, री के साथ ए का मेल करोगे, री के साथ जब ए का मेल करोगे तो क्या बनेगा र। चौथा ली, ली के साथ ए का मेल करोगे, जब ली वर्ण के साथ, ली के साथ जब आप ए का मेल करोगे तो क्या बनेगा ल। ये वे रे ले। अब ये उल्टा हो गया। पहले जब मैंने बोला था तब बोला था ये रे ले वे, लेकिन अभी यहां तो ये वे रे ले ऐसा बन रहा है। तो वर्णमाला में जब हम पढ़ेंगे, यानी वर्णमाला को आपस में क्रम से पढ़ेंगे तो ये रे ले वे पढ़ेंगे, लेकिन संधि के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो ये वे रे ले पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, ये वे रे ले क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये अभी जो मैंने बनाया है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सूत्र के आधार पर, ए के बाद ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, तो ए के बाद ऊ आने के कारण से, ए के बाद ऊ आने के कारण से ये के बाद वे आया, न कि रे आया। ये री है वो तीसरे नंबर पर है, इसलिए रे तीसरे नंबर पर है। यह वे रे ले, यह है यण संधि। इसके उदाहरण देख लीजिए। यण के उदाहरण जैसे इति, इति प्लस अश्य, इति प्लस अश्य। तो तय में किसका योग है? तय में क्या मिला हुआ है? ई मिला हुआ है, ई। और आगे क्या है? ए है। ई और ए के योग से, ई और ए जब परस्पर मिला तो क्या बना था? ये। अर्थात अब तय में से हम ए को निकाल लेंगे, ई को निकाल लेंगे तो तय क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। यानी ई का ई बचा हुआ है, और इस तय में से ई को मिला करके, निकाल करके, और ए के साथ ए और ई का योग हो गया, अर्थात तय में से ई निकल गई तो तय आधा हो गया। और ई और ए के योग से क्या बना? ये पीछे जो बच गया उसको वैसा का वैसा लिख दो, इत्यस्य। बस ये साधारण बात है, ज्यादा लंबा चौड़ा सोचना नहीं है। यानी जो स्वर जिसमें से घट गया वो वर्ण आधा हो गया, अर्थात तय में से हमने ई को निकाल लिया। इस संधि की साधारणतया बात है, एक याद रखने योग्य बात है। ये वे रे ले से पहले, या ये वे रे ले से पहले कोई भी व्यंजन आधा है, ये वे रे ले से पहले कोई भी व्यंजन आधा है, तो साधारणतया या हमें समझना चाहिए कि यह यण संधि है। ये यण संधि की पहचान है। यण संधि में सदैव यह रे ले वे से पहले आले वाला वर्ण आधा होगा, यानी वह अलंत वर्ण होगा। अलंत क्यों होगा? क्योंकि उसमें से स्वर निकल करके स्वर ने ये वे रे ले का निर्माण किया है। अब ये वे रे ले ये क्या है? तो ये अंतस्थ वर्ण है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के स्वर को आपस में मिलाने के बाद एक व्यंजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। यण संधि आपके समझ में आई होगी। एक वह का उदाहरण देता हूं, जैसे वह के उदाहरण के लिए, जैसे मधु, मधु प्लस आज्ञा, है ना, मधु प्लस आज्ञा, ये उदाहरण है। तो ध में से ऊ को निकालो आप, ध में से ऊ को निकाल करके आ के साथ इसका मेल करो, तो ऊ के साथ ए या आ के मेल से क्या होगा? वह, और ये आ था इसलिए वाह हो गया। फिर पीछे ध में से ऊ को निकाल लिया तो ध क्या हो गया? अलंत हो गया। बस इसके आस पड़ोस में जो बचे उसको वैसा का वैसा लिख दो। पहले ध से पहले मैं है और उसके बाद ज्ञा है, ये जैसे है वैसे लिख दो। बस बात ध्यान क्या करनी है? इतनी करनी है। पहली बात मध्वाज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यण संधि के बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगी गुण संधि। गुण संधि तीसरे नंबर की है। यण हो गई, दीर्घ हो गई, गुण हो गई। गुण संधि के अंदर इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण
इसके सूत्र को ध्यान से हम समझेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा समझना यानी लंबा ज्यादा दिमाग नहीं लगना, हमें सीधा साधारण बात करना है। जब दीर्घ संधि मैंने पढ़ा, दो समान वर्ण मिले, यण के अंदर जो 5 मूल स्वर है उनके अंदर बाकी चारों का इस ए के साथ मिलान हुआ, यानी यण के अंदर क्या हुआ, ए के साथ शेष, यानी मोटा मोटी यण की बात अगर हम समझेंगे तो प्लस के पहले ई उ रे और ले ये वर्ण रहेंगे और प्लस के बाद ए या आ ये रहेगा। ये यण संधि की पहचान है। बस इसी बात को अगर उल्टा कर देंगे हम, यानी यण संधि में प्लस के पहले ई उ री लिरी आ रहा है, इसी बात को उल्टा पढ़े। उल्टे का मतलब क्या है, इसको यहां से मिटा दिया जाए और इसको प्लस के बाद लिख दिया जाए, या ऐसे लिख दे आप ए या आ के बाद ई उ रे और लृ आए। कब, जैसे यण पढ़ा था उसका ठीक उल्टा। सूत्र की तरफ मत जाइए, एक बार सीधा देखिए, ई उ री लृ यण संधि में तो आएगा प्लस के बाद में ए या आ, और गुण संधि में आएगा प्लस के पहले ए या आ। बस इतनी सी बात याद रखनी है। यण संधि में हमने सूत्र को ध्यान से पढ़ा तो यण जिसके समझ में आ जाएगी उसके लिए गुण समझना बहुत सरल बात है। यानी प्लस के पहले ई उ री लृ आए तो समझना चाहिए कि यह यण संधि है, और प्लस के बाद ई उ री लृ आए तो समझना चाहिए यह गुण संधि है। उदाहरण के लिए जैसे राम प्लस इंद्र, तो मैं में क्या मिला हुआ है, ए, और इंद्र का ई है, आगे इंद्र का ई है, तो ए और ई का मेल हुआ। इस संधि में दो ही वर्ण बनेंगे, सॉरी, इस संधि के अंदर ए और ई के मेल से तो ए का निर्माण होगा, और ए और उ के मेल से ओ का निर्माण होगा। अब हम बाकी बच गए दो वर्ण, ए और ई का मेल हो गया, ए और उ का मेल हो गया, री और लृ का जाएंगे, तो ए के साथ रे का निर्माण मिलेगा तो शब्द बनेगा, वर्ण बनेगा अर, और ए के साथ लृ को मिलेंगे तो वर्ण बनेगा अल। बस आद गुणा, यानी ए के साथ ई अर्थात ए के साथ उ अर्थात ओ, ए के साथ री अर्थात अर, ए के साथ लृ अर्थात अल। ये साधारणतया 4 प्रकार के वर्णों का निर्माण होगा। मोटा मोटी उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे राम प्लस इंद्र, तो शब्द क्या बनेगा, रामेंद्र। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, तो ए और ई के मेल से ए जो बना था वो यहाँ ए आ गया। इसी प्रकार ए के साथ आप उ मिलोगे, जैसे ए के साथ उ मिलोगे तो वर्ण बनेगा ओ। राज प्लस उपदेश, राज प्लस उपदेश, तो जय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, यदि आगे उ है तो वर्णी शब्द क्या बन जाएगा, राजोपदेश, राजोपदेश। अब ओ कहां से आया, तो ओ का निर्माण जय में जो ए था वह और उ था आगे प्लस के बाद, इसके योग से ओ का निर्माण हुआ। अर और अल का एक एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, जैसे पितृ प्लस आज्ञा,
है ना, इतना ज्ञान। होत्री प्लस विकार, ऐसे गुण संधि को हमने पढ़ा। अगली संधि है दीर्घ हो गई, यण हो गई, गुण हो गई, अयादि। अयादि संधि का सूत्र है अयादि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा औ। बस आज हम 4 संधियों के बारे में पढ़ेंगे। 4 जो पीछे बच गई, ये चौथी संधि है, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अचो अयवा औ, अच, ये बात पढ़ी थी, अच यानी स्वर। इनके अंदर इस संधि को पढ़ने के लिए, जैसे अभी तक हमने जो मूल स्वर थे, अब गुण संधि के अंदर हमें प्राप्त हुआ ए, ओ, अर और अल। ये 4 प्रकार के वर्ण किस में पहले मिले? गुण संधि में। दीर्घ संधि में हमें मिले आ, ए, उ, रे, ये 4 दीर्घ में मिले। यण के अंदर य, व, र, ल, ये 4 यण में मिले। गुण के अंदर हमें मिले ए, ओ, अर, अल। क्रम से आगे बढ़ रहे हम। अब ए और ओ के साथ, अर और अल के साथ और क्या मिलाया जाए ताकि अगला वर्ण मिल जाए? तो इनके साथ वापस हम ए जोड़ते हैं। देखो हर बार ए ही जुड़ता आया है। इन सब के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अगला वर्ण मिलेगा। अब आप कहोगे कि इन 2 के साथ क्यों जोड़ा? तो अर और अल में ले और रे हलंत है, और पहले मैंने बताया था दीर्घ ये व्यंजन अच संधि कहाँ होगी? जब पलश के दोनों तरफ क्या होंगे? स्वर होंगे। या व्यंजन आ गया, इसलिए इनके साथ स्वर जोड़ नहीं सकता। अब इन 2 के साथ स्वर जोड़ेगा। तो हम देखते हैं ए के साथ ए का योग, या ए के साथ ए का योग। इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, या ओ के साथ ए का योग, क्योंकि जिनके साथ मिल सकता है उसी को ही देखेंगे। ए और ए का योग, मानो ये पहले है, हम पहले करके देख लेते हैं पहले, क्योंकि हर बार पहले जोड़ा है केवल गुण को छोड़ करके। ए और ए के योग से अगला जो वर्ण मिलेगा वो होगा आई। ए और ओ के योग से अगला वर्ण मिलेगा वो होगा औ। आई और औ, ये 2 प्रकार के वर्ण मिलेंगे। अचो अय वा औ। आई और औ, ये 2 तो प्रकार के वर्ण में यहां मिले। फिर 2 अलग जो अगले बच गए, उसको आज समय ज्यादा होने के अभाव, समय के अभाव में इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, क्योंकि लंबा चल रहा है। अगले कल हम इसी सूत्र को आधार मान करके अचो अय वा औ, इसी को देख करके, और अगले वीडियो के अंदर आपको पूरा बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।